तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम के पेपर लीक होने की हैरान कर देने वाली टाइमलाइन और सिस्टम की उन कमियों की गहराई में उतरते हैं जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है बिल्कुल एक्शन के बीचों बीच। 2 मई 2026 केरल में पढ़ रहे एक एमबीबीएस छात्र ने राजस्थान के सीकर में पीजी हॉस्टल चलाने वाले अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। और इस मैसेज में क्या था? आने वाले एग्जाम के पूरे 300 सवाल। अब सबसे चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि जब बाद में इन सवालों को मिलाया गया तो 180 में से पूरे 135 सवाल असली पेपर से बिल्कुल हूबहू मेल खा रहे थे। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। अब देखते हैं इस लीक की टाइमलाइन को। आखिर इस पेपर ने कहां से कहां तक का सफर तय किया? ये सफ़र सच में हैरान करने वाला है। शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक की एक हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से। वहाँ से 26 अप्रैल को ये पेपर गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास पहुँचता है, फिर 29 अप्रैल को सीकर के एजेंट्स के हाथ लगता है और आखिरकार 2 मई को एक स्टूडेंट के व्हाट्सएप पर आ जाता है। खैर, ये कोई आम चोरी नहीं थी। ये एक बेहद एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था जिसे पकड़ में आने से बचने के लिए बाकायदा डिज़ाइन किया गया था। मोबाइल फ़ोन की जगह हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल हुआ। नासिक के बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर बनाया गया ताकि डेटा ट्रांसफ़र को छुपाया जा सके। और सबसे बड़ी चालाकी देखिए, इसे 410 सवालों के एक गेस पेपर में बदल दिया गया ताकि किसी को ज़रा सा भी शक ना हो। और इसके साथ साथ इस लीक हुए पेपर की कीमत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हर अगले कदम पर आसमान छूती गई। नासिक में जिसे सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदा गया था, वो गुड़गांव आते आते 1.5 लाख का हो गया। फिर राजस्थान के ब्रोकर्स को वही पेपर 30 लाख रुपए में बेचा गया और आखिर में लोकल एजेंट्स ने इसको 5 लाख रुपए प्रति एजेंट के हिसाब से बांटा। ये बिल्कुल एक मुनाफे वाले बिजनेस की तरह चल रहा था। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इस पूरे मामले में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही और अधिकारियों का इस पर क्या रिएक्शन था? यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग बातें सामने आती हैं जो सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को उजागर करती हैं। एक तरफ स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की इन्वेस्टिगेशन साफ बताती है कि पेपर एग्जाम से 1 महीने पहले ही बड़े पैमाने पर बढ़ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का दावा था कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। उनका कहना था कि बस एक पीडीएफ घूम रही थी जिसके कुछ सवाल मैच कर गए। इतने ठोस सबूतों के बावजूद इस तरह का इनकार सिस्टम की बहुत गहरी खामियों को दिखाता है। चलिए अब इस नेटवर्क के पॉलिटिकल लिंक्स पर एक नज़र डालते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में इस नेटवर्क के कुछ ऐसे संपर्क सामने आए हैं जो बहुत कुछ बयां करते हैं। उदाहरण के लिए बीवाल ब्रदर्स, जिन पर 30 लाख में पेपर खरीदने का आरोप है, उनमें से एक दिनेश बीवाल बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य है। उनकी तस्वीरें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ देखी गई हैं और वो असेंबली इलेक्शन में प्रचार करते हुए भी कैमरे पर रिकॉर्ड हुए थे। ये तथ्य बिना कोई पक्ष लिए इस नेटवर्क की गहराई और पहुंच पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और इस मामले में कुछ ऐसे इत्तेफाक हैं जो आसानी से हजम नहीं होते। आरोपियों को 1 महीने पहले ही इस लीक की जानकारी मिल चुकी थी और उससे भी बड़ी बात, इसी परिवार के 4 बच्चों ने पिछले ही साल बिल्कुल यही एग्जाम क्लियर किया था। ये सब इशारा करता है कि ये कोई अचानक किया गया अपराध नहीं, बल्कि बहुत गहरी जड़ों वाला एक सेट ऑपरेशन था। इन हालात को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा पीछे हटकर स्ट्रक्चरल नेग्लिजेंस यानी संस्थागत लापरवाही के उस पैटर्न को देखना होगा जो बार बार सामने आ रहा है। अगर 2024 के एग्जाम विवादों को ही देख लें तो पता चलेगा कि ये कोई एक बार की गलती नहीं है। तब भी बिना किसी सॉलिड कारण के ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिससे 67 स्टूडेंट्स के पूरे 720 में से 720 नंबर आ गए। उस वक्त भी एग्जाम से पहले पेपर सर्कुलेट हुए थे और सीबीआई जांच होने के बावजूद क्या बदला? कुछ नहीं। टेस्टिंग एजेंसी में कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया गया। इन्हीं लगातार हो रही स्ट्रक्चरल कमियों और जवाबदेही के बिल्कुल ना होने की वजह से आम जनता ने अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक नया नाम दे दिया है, नेशनल टैंपरिंग एजेंसी। इन सब के बीच हमें इस फ्रॉड की सबसे बड़ी कीमत चुकाने वालों को नहीं भूलना चाहिए, जो हैं इस देश के स्टूडेंट्स। 22 लाख, ये वो चौंकाने वाली संख्या है उन छात्रों की जिनका पूरा भविष्य उस वक्त अधर में लटक गया जब इस एग्जाम को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। हालांकि ऑफिशियल्स ने री एग्जाम के लिए दोबारा फीस नहीं मांगी, पर इस धोखाधड़ी की जो छिपी हुई कीमत है उसकी भरपाई कैसे होगी? महीनों की लगन और मेहनत
पल भर में मिट्टी में मिल गई। परिवारों पर कोचिंग का जो भारी आर्थिक बोझ था, उसे कोई नहीं देखता। बच्चों ने अपनी सोशल लाइफ, नींद और मेंटल हेल्थ तक कुर्बान कर दी। और उसके बाद मैंडेटरी री एग्जाम की तैयारी की जो मानसिक थकावट है, वो सच में बयान नहीं की जा सकती। इस खामियों भरे सिस्टम को देखकर यही समझ आता है कि किसी एक टेस्ट स्कोर के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी क्या है? वो है अपनी असली काबिलियत हासिल करना। जैसा कि कहा जाता है, कामयाब होने के लिए नहीं, बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ना चाहिए। और क्योंकि सिंगल एग्जाम्स हमेशा ऐसे सिस्टम फेलियर्स का शिकार हो सकते हैं, एक मजबूत बैकअप प्लान होना आज के वक्त में बेहद जरूरी है। 100 करियर PDF गाइड जैसे रिसोर्सेज एक्सप्लोर करना बहुत काम आ सकता है, जो डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी और कंटेंट क्रिएशन जैसे हाई ग्रोथ और ऑल्टरनेट प्रोफेशनल रास्तों के बारे में बताते हैं। एक सुरक्षित करियर के लिए ऐसा प्लान भी होना अब वक्त की मांग है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हमारे सबसे क्रिटिकल एग्जाम्स की सुरक्षा करने वाला सिस्टम खुद में सुधार करने से बार बार इनकार करता रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी अपनी असली काबिलियत साबित करने के लिए और कौन से नए रास्ते तलाशेगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करना होगा।